Assalamu alaikum, dear viewers. As you know, we are going through the important chapter of the political science, that is working of the institution. और working of the institution में मैंने आपको already I have discussed that there are three major organs of the institution, this state or institution, that is the legislature, the executive and the judiciary. और जैसे कि जो पिछले हमारे दो लेक्चर्स हैं उसमें हमने पार्लियामेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने पार्लियामेंट के कंपोजिशन, इट्स रोल, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द functioning point of view of the parliament, and that topic is very much important from the examination point of view also. And the title of the topic is the legislative procedure in parliament. As you know, the job of the parliament or job of the legislature is to make the law, to legislate the law. इनका काम जो है, legislature का काम जो है, parliament का काम जो है, वो law बनाते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या लाही अमल है, किस तरह से ये लॉ बनाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, किन किन स्टेज से इसको जाना पड़ता है, तब जाके एक लॉ हमारे सामने आता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ये दोनों हाउसेस के लिए सेम है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए बहुत लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के लिए ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, लॉ फॉर्मुलेट, लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है, ये दोनों हाउसेस के लिए सेम है। तो हर हाउस में इसको जिस स्टेज से गुजरना पड़ता है वही स्टेज लोकसभा में भी हैं जिनके थ्रू इस लॉ को जाना पड़ता है, और वही स्टेज इसको राज्यसभा में भी पास करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बिल को लाया जाता है, एंड दिस बिल इट्स द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के लिए सबसे पहले एक बिल को प्रपोज किया जाता है और यही बिल बाद में एक एक्ट बनता है या लॉ बनता है जब इसको एक ऑथेंटिकेशन मिलती है, जब इसको इनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जो भी लेजिस्लेचर प्रोसीजर है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए सेम है। तो क्या किया जाता है कि एक बिल को लाया जाता है और उस बिल को प्रपोज किया जाता है और उसके बाद उस बिल को लेजिस्लेशन में लाया जाता है, और वो लेजिस्लेशन में उस टाइम एक एक्ट बनता है या उस टाइम पे एक लॉ बनता है जब उसको फुली और ड्यूली इनेक्टमेंट में लाया जाता है, जब उसको इनेक्ट किया जाता है। तो बिल्स जो कि पार्लियामेंट में प्रपोजल के लिए लाए जाते हैं या उनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बिल्स दो किस्म के होते हैं, यानी बिल्स जो होते हैं जिनको पार्लियामेंट में लाया जाता है ये दो किस्म के होते हैं। इट्स ऑफ टू टाइप्स, बिल्स ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं पब्लिक बिल, दूसरे को हम कहते हैं प्राइवेट बिल। एक को हम कहते हैं पब्लिक बिल, सेकंड को हम कहते हैं प्राइवेट बिल। तो पब्लिक को हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल, इट्स आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल। तो इसको हम प्राइवेट बिल को हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इसको कहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो बिल्स दो किस्म के होते हैं, एक पब्लिक बिल एंड सेकंड इज प्राइवेट बिल। सो देयर इज दीज बोथ जो बिल्स हैं, चाहे वो पब्लिक हैं चाहे वो प्राइवेट बिल हैं, these both bills are governed by the same general procedure and pass through the same stages in the house. तो इनका प्रोसीजर भी सेम है, तो एंड दे आर गवर्नड बाय द सेम जनरल प्रोसीजर, जो कि एक बिल को पास करने के लिए प्रोसीजर होता है लेजिस्लेचर में, वो पब्लिक बिल के लिए भी सेम है, प्राइवेट बिल के लिए भी सेम है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल, इनके दरमियान थोड़ी सी फ़र्क है।
वो फ़र्क ये है कि जो पब्लिक बिल है इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस एक मिनिस्टर के ज़रिए किया जाता है, यानी इसको पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर लाता है और वही मिनिस्टर इसको इंट्रोडक्शन के लिए पार्लियामेंट में लाता है। जबकि प्राइवेट बिल है तो प्राइवेट बिल जो है इसको कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर इस बिल को पार्लियामेंट में लाता है एक्सेप्ट है मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर के अलावा। मिनिस्टर खाली पब्लिक बिल को लाता है, जबकि मिनिस्टर के अलावा जितने भी कोई भी मेंबर है वो एक प्राइवेट बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। तो पब्लिक बिल जो होता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। और जो प्राइवेट बिल है ये अपोजिशन का स्टैंड, यानी अपोजिशन पार्टी का स्टैंड किसी पब्लिक मैटर पे क्या होता है ये उसको डिफाइन करता है। तो पब्लिक बिल जो होती है इसको मैक्सिमम चांसेस होते हैं अप्रूव होने में पार्लियामेंट में, लेकिन जो प्राइवेट बिल होती है उसको कम ही चांसेस होता है पार्लियामेंट में पास होने के लिए। सो माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज़ नॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक बिल एंड द प्राइवेट बिल, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल को थोड़ा बहुत जो इनके बीच में डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। माय पॉइंट इज़ कि किस तरह से एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को सामने लाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे के ज़रिए एक बिल को एक लॉ बनाया जाता है, एक एक्ट बनाया जाता है। देखिए जितने भी बिल्स हैं तो जितने भी बिल्स हैं उनको हम किसी भी हाउस में पेश करते हैं, यानी आप बिल को पास करने के लिए किसी भी हाउस में जा सकते हो। आप बिल को पास करने के लिए किसी भी हाउस में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यानी आप लोकसभा में भी उसको डाल सकते हो, आप राज्यसभा में। देयर इज़ ओनली वन बिल, यहाँ पे आप याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन बिल दैट इज ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। उसको आप राज्यसभा में नहीं लेके जा सकते हो एट द फर्स्ट इंस्टेंस। दैट बिल इज ओनली एंड ओनली दैट बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड दैट इज द मनी बिल। मनी बिल को आप खाली लोकसभा में ही ला सकते हो, लेकिन मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स हैं उनको आप या लोकसभा में ले सकते हो या आप उनको राज्यसभा में ले सकते हो। तो नाउ द पॉइंट इज कि जो बिल्स हम पार्लियामेंट में लाते हैं, यानी जितने भी बिल्स हम पार्लियामेंट में लाते हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो द बिल्स जिनको हम पार्लियामेंट्स में लाते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इन बिल्स की 4 कैटेगरीज है, इनकी 4 कैटेगरी, इन बिल्स की 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, तो पहली कैटेगरी है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल वो बिल होती है विच आर कंसर्नड विद एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, यानी ऑर्डिनरी बिल में आप एक फाइनेंशियल सब्जेक्ट को नहीं लाते हो। दैट सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैटर उसको आप ऑर्डिनरी बिल के ज़रिए पार्लियामेंट में नहीं लाते हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो है बिल्स की दैट इज़ मनी बिल। अभी मैंने कहा मनी बिल इज़ द एक्सेप्शनल बिल जिसको हम खाली किस में लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी जितने भी बिल्स हैं उनको आप यहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हो। तो मनी बिल्स वो बिल्स होते हैं विच आर कंसर्नड विद फाइनेंशियल मैटर्स, which are related with financial matters like taxation, public expenditure, etc. तो मनी बिल में हम फाइनेंशियल मैटर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी मनी बिल जो आप बिल लाते हो लोकसभा में उसमें जो कंटेंट्स होते हैं दे आर रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैटर्स, जिसमें टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द बिल्स इज फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स, तो फाइनेंशियल बिल्स वो ऑलरेडी एज द नेम इंडिकेट्स ये तो फाइनेंस मैटर्स
से ताल्लुक़ रखते हैं, दीज आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स, बट द फाइनेंशियल बिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल्स। तो मनी बिल्स के अलावा जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मनी बिल्स के अलावा, उनको हम फाइनेंशियल बिल्स के ज़रिए इंट्रोड्यूस करते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, हम उन बिल्स को कहते हैं जिनके ज़रिए आप तरमीम करते हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। आप कहीं पे जो तरमीम करते हो, आप अमेंडमेंट करते हो, तो ये अमेंडमेंट खुद ही नहीं होती है। आर्टिकल 368 इसको ले डाउन करता है। आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ले डाउन करता है प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सामने लाते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई भी प्रोविज़न आपको उसमें तरमीम लानी होगी, उसको अमेंड करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप बिल लाते हो पार्लियामेंट में, और किस प्रोविज़न के तहत लाते हो, और उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, तो उसके बाद उस तरमीम को लाही अमल में लाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन किया गया है, देयर आर सेपरेट प्रोसीजर फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ बिल्स एंड देयर इज सेपरेट प्रोसीजर फॉर एवरी टाइप ऑफ बिल। जितने भी हमारे पास 4 कैटेगरीज के बिल हैं, इनका प्रोसीजर जो है दैट इज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज अ सेपरेट प्रोसीजर फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ द बिल्स। तो जहाँ तक ऑर्डिनरी बिल्स की बात हम करेंगे, ऑर्डिनरी द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ताल्लुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने अभी बता दिया, उसको आर्टिकल 368 के ज़रिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 368, वो उसका प्रोसीजर ले डाउन करता है, किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सामने लाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल का क्या होता है, किस तरह से एक ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसके बाद उसको एक लॉ, एक एक्ट बनाया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होती है वो 5 स्टेज से गुजरती है। याद रखिएगा यहाँ पे, जो ऑर्डिनरी बिल होती है इट पासिस थ्रू द 5 स्टेज, ये 5 स्टेज से होके गुजरती है। तो ऑर्डिनरी बिल जो होती है ये पार्लियामेंट में 5 स्टेज से होके गुजरती है। फर्स्ट स्टेज जिसको हम फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ रीडिंग। तो हमारे पास 5 स्टेज हैं जिनको हम 5 रीडिंग्स भी कहते हैं। तो 5 रीडिंग्स के ज़रिए 5 स्टेज ऐसे हैं जिनके ज़रिए इस बिल को पास होना होता है, क्रॉस होना होता है, तब जाके ये एक लॉ बनता है या एक एक्ट बनता है। तो सबसे पहली रीडिंग जो है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, एक ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी इसको हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, इसको हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं। यानी एक ऑर्डिनरी बिल को हम फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन में हम इसको लोकसभा में भी ला सकते हैं, इसको राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है कोई मिनिस्टर या कोई और मेंबर पार्लियामेंट का, कोई भी मिनिस्टर या कोई मेंबर पार्लियामेंट का इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, इस बिल को लाता है, पार्लियामेंट में लाता है फर्स्ट रीडिंग में। तो वो मेंबर जो इस बिल को लाता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसको बताया जाता है ही हैज़ टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस, उसको परमिशन हाउस का ज़रूरी होता है, जिसको हम कहते हैं लीव फॉर द हाउस या लीव ऑफ द हाउस, लीव ऑफ द हाउस, यानी जो परमिशन होता है उसको ज़रूरी होता है। जो मूवर होता है, जो बिल को लाता है, जो बिल को मेंबर लाता है, he has to ask for the leave of the house, he has to ask for the permission from the house।
टू इंट्रोड्यूस द बिल इनटू द हाउस, वो पहले पार्लियामेंट से स्पीकर से वो सबसे पहले परमिशन लेता है उस बिल को इंट्रोड्यूस करने में। और जो बिल को इंट्रोड्यूस करता है उसको मूवर कहते हैं, मूवर। तो ये मूवर जो होता है वो इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले वो इसका टाइटल पढ़ता है, टाइटल कि टाइटल क्या है इस लॉ का, इस बिल का टाइटल क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे कि रिसेंटली एक बिल को लाया गया है जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो इस बिल का टाइटल था एबॉलिशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टाइटल था। जिस तरीके से नया एक कानून बनाया 5 अगस्त 2019 को, तो एक बिल को लाया गया, पार्लियामेंट में लाया गया, जिस बिल का टाइटल था एबॉलिशन ऑफ स्पेशल स्टेट्स। तो हर बिल जो लाया जाता है, जो मूवर होता है वो सबसे पहले इस बिल का टाइटल बताता है, उसके बाद वो इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे बिल को डिस्कशन में नहीं लाया जाता है। एट दिस स्टेज देयर इज़ नो डिस्कशन टू द बिल। तो उसके बाद बिल को पब्लिश किया जाता है गैजेट में। तो अगर बिल को गैजेट में पब्लिश किया जाता है बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, तो उसमें लीव ऑफ द हाउस दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, जहाँ पे मूवर टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है और बिल को पार्लियामेंट के सामने लाता है, किसी भी हाउस के सामने लाता है। और उसके बाद सेकंड रीडिंग है। तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, तो इसमें जो बिल लाई जाती है पार्लियामेंट के सामने, दिस बिल रिसीव्स not only the general but also the scrutiny and assumes it is final शेप। यहाँ पे डिटेल्ड जांच पड़ताल इस बिल की जाती है। तो सेकंड स्टेज में, सेकंड रीडिंग में जो बिल पार्लियामेंट के सामने आती है, उस बिल को डिटेल्ड स्क्रूटिनी की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में इट फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द इनेक्टमेंट ऑफ द बिल। इन फैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व्स 3 more सब स्टेजेस। इसमें 3 और सब स्टेजेस है, यानी जो सेकंड रीडिंग है उसमें 3 और सब स्टेजेस है। तो पहला स्टेज जो है जिसको हम कहते हैं जनरल डिस्कशन, दूसरा स्टेज है जिसको हम कहते हैं कमेटी स्टेज, और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन स्टेज। तो जनरल डिस्कशन स्टेज में क्या होता है, जो प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं इस बिल की, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल होते हैं या इसके प्रोविजंस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उनको उनके ऊपर बहस मुबाहस किया जाता है। लेकिन डिटेल जो होते हैं इस बिल के उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन की अगर हम बात करेंगे, तो इस स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में क्या होता है कि जो हाउस होता है वो किसी भी जो एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शन। जितने भी 4 मैं अभी बता दूंगा, उन एक्शंस को डिफाइन, उन एक्शंस पे हाउस ज़ेर गौर उसको लाता है। फर्स्ट दैट इज़ बिल को कंसिडरेशन के लिए इमीडिएटली लाया जाता है, या कोई डेट रखा जाता है, फिक्स्ड डेट रखा जाता है जिसमें इसको कंसिडरेशन में लाया जाता है, या
इसमें ये होता है कि बिल को रेफ़र किया जाता है, एक सिलेक्टिंग कमेटी को रेफ़र किया जाता है, या ये भी होता है कि जॉइंट कमेटी जो दोनों हाउसेस की होती है उसको रेफ़र किया जाता है, या ऐसा भी होता है कि बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दिया जाता है। तो पहला स्टेज होता है जनरल डिस्कशन। इसमें जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इन 4 चीज़ों में कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो बिल को कंसिडरेशन के लिए जल्दी बुलाया जाता है, या कोई फिक्स्ड डेट रखा जाता है, या तो बिल को कमेटी के लिए, सिलेक्टिंग कमेटी के लिए भेजा जाता है, या तो जॉइंट कमेटी के लिए भेजा जाता है, या तो बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा सब स्टेज है, जो कमेटी स्टेज है, तो इसमें सिलेक्टिंग कमेटी जो होती है उसको बिल भेजी जाती है, और कमेटी बिल को एग्जामिन करती है, थारोली एग्जामिन करती है, डिटेल में एग्जामिन करती है, और क्लास बाय क्लास उस बिल को एग्जामिन करती है। और यहाँ पे कमेटी जो है, कमेटी स्टेज में कमेटी जो है वो कोई प्रोविज़न अमेंड भी कर सकती है, बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल, जो इसका बिल का प्रिंसिपल होता है उसको वो ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज होता है जिसको हम कंसिडरेशन स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाउस जो होते हैं आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्टिंग कमेटी, तो इट कंसिडर्स द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लास बाय क्लास, एंड ईच क्लास इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली। तो इसमें पहले जनरल डिस्कशन में मैंने बता दिया 4 चीज़ें हो सकती है। उसके बाद अगर जनरल डिस्कशन में इसको लगा कि सिलेक्टिंग कमेटी को भेजना ज़रूरी है, तो उसके बाद सिलेक्टिंग कमेटी को भेजा जाता है। तो सिलेक्टिंग कमेटी मैंने कहा कि वो एग्जामिन करते हैं क्लास बाय क्लास, डिटेल, और जितने भी अगर उनको लगा कि कोई अमेंड भी कोई प्रोविज़न करना है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल जो लॉ का है, बिल का है, उसको वो चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज के लिए इसको भेजा जाता है। कंसिडरेशन स्टेज इज़ थर्ड सब स्टेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग। तो उसके बाद थर्ड रीडिंग है। तो थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि डिबेट किया जाता है विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। क्या बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, या बिल को होली एक्सेप्ट किया जाएगा, या पार्ट वाइज एक्सेप्ट किया जाएगा, या कोई अमेंडमेंट लानी ज़रूरी है। तो उस अमेंडमेंट को थर्ड रीडिंग में किया जाता है, बिकॉज अमेंडमेंट्स एक्चुअली इस थर्ड स्टेज में अमेंडमेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता है। सो नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसमें खाली बिल की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को ज़ेर गौर लाया जाता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं, अगर वो उनको लगेगा कि बिल ठीक है, इफ़ दे आर इन द फेवर टू वोट इन, इफ़ दे आर वोटिंग इन फेवर ऑफ द बिल, अगर वो उनको लगेगा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट जो होते हैं, अगर उनको लगेगा कि दे वोट इन फेवर ऑफ द बिल इज़ एक्सेप्टेड एंड बिल इज़ रिगार्डेड एज पासड बाय द हाउस, तो दिस बिल इज़ authenticated by the presiding officer of the house and is transmitted then to the second house for the consideration। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनको लगेगा, इफ़ दे आर प्रेजेंट, द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, अगर उनको लगेगा कि बिल जो है वो ठीक है, अगर वो वोट इसके फेवर में करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस हाउस ने इस बिल को पास किया। तो वी कैन से द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड by the house, why the bill has been introduced, if the members, they are present, majority of the members, they voted in the favor of the bill। तो थर्ड स्टेज में इसको डिबेट एंड डिस्कशन में लाया जाता है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की गुंजाइश इसमें रहती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज आता है। तो फोर्थ स्टेज में क्या किया जाता है, जब अगर लोकसभा में बिल पास हो गई, तो उसके बाद उसको सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। आई मीन टू से उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, या उसको सेकेंड हाउस, अगर राज्यसभा में बिल पास हो गई तो उसको लोकसभा में भेजा जाता है। सो आई मीन टू से ज़्यादातर बिल जो होती है वो लोकसभा में ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसको सेकंड हाउस में भेजा जाता है, आई मीन टू से राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में भी यही 3 स्टेजेस से ये बिल गुजरती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेज बता दिया, सेकंड स्टेज बता दिया, और थर्ड स्टेज बता दिया। तो जो 3 स्टेज पहले हाउस में गुजरे, वही 3 स्टेज से ये बिल गुजरेगी किसमें, दूसरे हाउस में। तो इस हाउस के लिए, यानी जो सेकंड हाउस है उसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर द हाउस।
यानी पहला अल्टरनेटिव है कि ये बिल को पास कर सकते हैं, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस। ये कोई अमेंडमेंट इसमें करना नहीं चाहते हैं तो बिल को पास करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये भी है कि इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स इसमें कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ तरमीम लाते हैं और उसके बाद उस बिल को वापस उसी हाउस में भेजा जाता है जिस हाउस में बिल को यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है। या ये भी हो सकता है कि ये बिल को टोटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इट में नॉट टेक एन एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। तो 4 ऑप्शंस सेकंड हाउस के पास होते हैं, यानी राज्यसभा के पास होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो ये बिल को पास करेंगे ऐसे ही जैसे कि फर्स्ट हाउस ने पास किया, ऐसे ये भी करेंगे, कोई तरमीम नहीं लाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है, ये इस बिल में कोई तरमीम लाएंगे और उसके बाद इस बिल को वापस उसी हाउस में भेजेंगे जिस हाउस में ये बिल ओरिजिनेट हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है ये बिल को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, कोई एक्शन नहीं लेंगे और बिल को ऐसे ही रखेंगे पेंडिंग अपने हाउस में। तो अगर बिल को सेकेंड हाउस ऐसे ही पास करता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, और द फर्स्ट हाउस अगर कोई अमेंडमेंट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट हाउस जो है वो इनकी अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम कहेंगे कि बिल हैज़ बी इट इज डीम्ड दैट बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। उसके बाद फिफ्थ रीडिंग में उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। On the other hand, if the first house rejects the amendment suggested by the second house, or the second house rejects the bill altogether, or the second house does not take any action for 6 months, a deadlock is deemed to have taken place। और उस डेडलॉक को हटाने के लिए द प्रेसिडेंट जो होता है वो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज को बुलाता है, एंड इफ द मेंबर्स ऑफ majority of the members present and voting in the joint sitting approves the bill is deemed to have been passed by both the houses। तो फिफ्थ रीडिंग में नाउ वी कैन से दैट कि बिल सेकंड हाउस ने भी पास की, फर्स्ट हाउस ने भी पास की, तो उसके बाद जो बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है, प्रेसिडेंट के इकरारनामे के लिए, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचती है। एंड एवरी बिल आफ्टर बीइंग पासड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये बिल जब वो पास करते हैं तो उसके बाद कहाँ पहुँचती है? तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुँचती है, सदर के पास पहुँचती है। तो प्रेसिडेंट का दस्तखत इसमें ज़रूरी होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट इसमें ज़रूरी होता है, प्रेसिडेंट का इकरारनामा इसमें ज़रूरी होता है। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 अल्टरनेटिव्स प्रेसिडेंट के पास भी हैं। 3 अल्टरनेटिव्स प्रेसिडेंट के पास भी हैं। या तो वो बिल पे डायरेक्टली एसेंट दे सकता है, साइन कर सकता है, डायरेक्टली एसेंट कर सकता है, साइन कर सकता है, या वो विद होल्ड कर सकता है, बिल को पकड़ सकता है कुछ देर के लिए, वो अपने पास उस बिल को रखेगा, या वो इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजेगा। तो प्रेसिडेंट के पहले पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो बिल पे एसेंट करेगा, उसको लगेगा बिल ठीक है तो साइन करेगा, या उसको लगेगा कि बिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको विदहोल्ड करेगा, या उसको लगेगा कि बिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस को भेजेगा। तो अगर आप प्रेसिडेंट एसेंट देता है इस बिल पे, तो वी कैन से दैट द बिल हैज़ बीन पासड, और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बिल एक्ट बनता है और लॉ बनता है। तो जिस बिल पे अब फाइनली प्रेसिडेंट साइन करता है, तो ये बिल जो है इसको हम ये कहते हैं द एसेंट हैज़ बीन गिवन एंड दिस बिल हैज़ बीन पासड एंड दिस बिल बिकम्स एन एक्ट और ए लॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट the legislative procedure of the parliament, how the bills are introduced and how the bills are passed by the parliament. So this is all about the legislative procedure, and wish you all the best. Have a nice day ahead. Thank you very much.